मोनू भैया यहाँ आओ। देखो ना दादी माँ ठंड से कैसे कांप रही है। लगता है उन्हें तेज ठंड लग रही है। आज तो बाहर धूप भी नहीं निकल रही और घर में लकड़ियाँ भी खत्म हो गई हैं। माँ भी लकड़ियाँ लेने जंगल गई है, न जाने कब तक आएगी। अरे अरे, ऐसे तो दादी माँ की हालत और खराब हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, बाहर से कुछ कागज बीन कर ले आता हूँ, उसी से आग जला दूंगा, दादी माँ को आराम मिलेगा। ठीक है भैया। अब मोनू जल्दी से घर के बाहर जाता है और आसपास के कागज बीन कर ले आता है, जिसके बाद चूल्हे में जाकर उनसे आग जलाता है। चिंकी, चल अब दादी का बिस्तर वहाँ उस चूल्हे के पास घसीट कर रख देते हैं, उसकी तपन से उन्हें आराम मिलेगा। हाँ चलो भैया। दोनों जमीन पर एक गद्दे पर सो रही लता देवी का बिस्तर चूल्हे के पास ले जाते हैं, जिसकी गर्माहट लता देवी को आराम देती है। साथ ही दोनों बच्चे भी आग तापने लगते हैं। कुछ देर बाद उनकी माँ प्रज्ञा भी जंगल से लकड़ियाँ लेकर लौट आती है। अरे ये क्या बच्चों? माँ, दादी माँ को काफी ठंड लग रही थी, इसलिए हमने उनका बिस्तर यहाँ लगा दिया। हमारे पास रजाई नहीं है ना, तो दादी ठंड से कांप रही थी। ओह खैर, मैं ये लकड़ियाँ ले आई हूँ, थोड़ी सी अभी जला देते हैं, बाकी खाना बनाने के काम आएंगी। और वो उस आग की तपन से थोड़ा सा अपने कच्चे घर को गर्म करते हैं, लेकिन उनकी झोपड़ी में जगह जगह दरार थी। साथ ही उसका पति रमेश दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, जिसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो नई रजाई ला पाए। ये कहानी है नूरपुर गांव की। नूरपुर पहाड़ी गांव की दिसंबर की तीखी सर्द हवा गांव के कच्चे रास्तों में सांप की तरह फुफकारती घूम रही थी। सूरज दोपहर तक भी जैसे अपने बिस्तर में लिपटा पड़ा था, परंतु गांव के किनारे बने इस छोटे से मिट्टी के घर में अलग ही हलचल थी। वो घर जहाँ प्रज्ञा, उसका पति रमेश, दो बच्चे मोनू और चिंकी और बूढ़ी सास लता देवी रहते थे। प्रज्ञा, चाहे तो जल्दी बाजार जाकर आटा भी लाना है, पर देखो आज मजदूरी भी बहुत कम मिली है। इसका मतलब बेटा तू आज भी रजाई नहीं लाया? नहीं माँ, इतनी सी दिहाड़ी में तो मुश्किल से पेट ही भर पाता है, और तुम तो जानती हो ठंड में सामान भी कितना महंगा मिलता है। मुझे तो लगता है इस साल भी रजाई नहीं आ पाएगी। ठंड की वजह से दाम भी काफी बढ़ गए हैं। माँ, नई रजाई या कंबल नहीं आया तो हमारा क्या होगा? सुनने में आया है इस बार ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ेगी। हमारा क्या होगा माँ? ज्यादा ठंड हो जाएगी तो जंगल की लकड़ियाँ भी ओस से गीली हो जाएंगी। मानो बिल्कुल ठीक कह रहा है प्रज्ञा, इसीलिए हम पहले लकड़ियों का इंतजाम कर लेते हैं। आप ठीक कह रहे हो जी। फिर चाय पीने के बाद वो बाजार चले जाते हैं। फिर घर आकर खाना खाकर वो जैसे तैसे सो जाते हैं। अगले दिन रमेश प्रज्ञा के साथ जाकर जंगल से लकड़ियाँ लाकर काट कर रख लेता है। इसके बाद वो दिहाड़ी पर जाता है, लेकिन उसे कहीं भी दिहाड़ी नहीं मिलती, और ऐसे ही अगले कुछ दिन तक भी यही होता है। क्या करूं प्रज्ञा, हमारी हालत तो दिन पर दिन और खराब होती जा रही है। ऐसा ना हो कुछ दिन में खाने को भी ना मिले। वैसे आज जब मैं घर लौट रहा था तो मुझे अनुज मिला था, अपनी कमला काकी का बेटा। वो कह रहा था वो जब से शहर गया वहाँ उसे अच्छी कमाई होने लगी है। मैं सोच रहा हूँ अब गाँव में गुजारा नहीं होगा, इसीलिए उसके साथ कुछ वक्त के लिए शहर ही चला जाऊँ। अजी अगर आपको यही सही लगता है तो यही सही। अब रमेश भी शहर चला गया, लेकिन काफी दिनों बाद भी वापस नहीं आया, और एक रोज ठंड के मारे उसके दोनों बच्चों को काफी ठंड लगने के कारण दोनों बीमार हो जाते हैं। माँ, बहुत ठंड लग रही है माँ। हे भगवान, माँ जी अब मैं क्या करूँ? घर में पैसे भी नहीं है और अभी तक वो भी शहर से नहीं लौटे। अब क्या होगा? तो फिक्र मत कर बहू, मेरी ये चांदी की एक अंगूठी रखी है, तो इसे ले जा और इनके लिए केमिस्ट से दवाई ले आ। नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरी बात मान ले बहू, ये इन बच्चों से ज्यादा कीमती नहीं। अपनी सास की बात मानकर वो ठंड में कांपते हुए वहाँ से चली जाती है और बच्चों के लिए दवाई ले आती है। कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी रमेश की कोई खबर नहीं आई। बहू तू एक काम कर, तू कमला के यहाँ जा और उससे पूछ कि उनका कोई फोन या खबर आई। ठीक है माँ जी। वो उनके घर जाती है। नहीं बेटी, अनुज का भी फोन नहीं लग रहा, मेरी कोई बात नहीं हुई। लेकिन तभी अनुज सामान लेकर घर आ जा। प्रज्ञा भाभी आप यहाँ? मैं आप ही के घर आ रहा था। अनुज भैया वो कहाँ हैं? वो नहीं आए आपके साथ? भाभी, रमेश को विदेश में घर के कामकाज करने की नौकरी मिल गई है, और वो कह रहा था कि अब इतने बड़े परिवार का पेट मैं नहीं पाल सकता, इसीलिए उनसे पीछा छुड़ाकर यहाँ से जा रहा हूँ। क्या? नहीं नहीं, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सच्चाई को जितनी जल्दी अपना लो उतना ही बेहतर होगा भाभी। अब प्रज्ञा रोते हुए वहाँ से चली जाती है और घर आकर सारी बात बताती है। माँ जी अब कैसे होगा हमारा गुजारा? बहू हिम्मत रख, आज मुझे अपने बेटे पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। उस रात वो सब बिना कुछ खाए ठंड में कुकड़ते हुए सो जाते हैं। फिर अगली सुबह लगता है अब मुझे ही कुछ काम ढूंढना होगा माँ जी, इस घर का गुजारा तो चलाना ही है। लेकिन यहाँ काम कहाँ मिलेगा बहू? माँ जी मैं काम ढूंढने जाती हूँ, कहीं न कहीं क्या पता कुछ काम मिल जाए। आप बच्चों पर मेरी साड़ियाँ उड़ा दीजिएगा ताकि थोड़ी ठंड तो रुक सके। काफी देर काम ढूंढने के बाद उसे एक कारखाने में सफाई का काम मिल जाता है। उसमें अनाज की बोरियां थी। प्रज्ञा तुम आज से ही काम शुरू कर दो, अच्छे से इस कारखाने की सफाई कर दो। ठीक है मालिक। ठंड में कांपते हुए वो सारे कारखाने की सफाई करने लगती है और सारा कूड़ा इकट्ठा कर लेती है। उसमें उसे काफी सारी बोरियां भी मिलती हैं। अरे ये बोरियां तो कितनी काम आ सकती हैं। अगर मैं अपने बच्चों को इनके स्वेटर बना दूं और इन बोरियों की रजाई भी बन सकती है, कम से कम कुछ तो आराम मिलेगा सबको। अब वो सेठ से पूछकर कई सारी अनाज की बोरियां उठाकर घर ले आती है और अपनी सास को अपने काम के बारे में बताती है। माँ हमें ठंड लग रही है।
देखो मैं क्या लाई हूँ, ये बोरियां। इससे मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बुन देती हूँ, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। लेकिन पहले मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। देखो मैं आटा भी लाई हूँ। बहू तू थक गई होगी, खाना मैं बना देती हूँ, तू बच्चों के लिए बोरी का स्वेटर बना दे। अब सास खाना बनाने लगती है और प्रज्ञा दोनों बोरी को काट कर उनके अंदर पुराने कपड़े भरकर दोनों बच्चों के लिए स्वेटर बनाने लगती है। जिसके बाद वो उन्हें अपने बच्चों को बोरी से सिले हुए स्वेटर पहनाती है। वाह माँ, इनसे तो हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। हाँ माँ, ये तो कितने गर्म है। इसके बाद वो अपने और सास के लिए भी बोरी के स्वेटर बनाती है, जिससे उन्हें भी ठंड से आराम मिलता है। अगले दिन फिर प्रज्ञा काम पर गई और वहाँ से बोरियां उठाकर ले आई और उन बोरियों से पुराने फटे हुए कंबल बोरियों के अंदर भरकर उन्हें सिलने लगी। उस रोज वो देर रात तक बैठी रही। अब सो भी जा बहू, तुझे कितनी देर हो गई इस काम पर लगे हुए। बस माँ जी थोड़ी देर और। कुछ देर में वो बोरी की रजाई सिलकर तैयार कर लेती है और सबको उड़ा देती है। अरे वाह माँ, इसमें तो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बहू, आज ठंड कितनी कम हो गई, जीती रहे बहू। कुछ दिन बाद बाहर और भी ज्यादा ठंड थी। प्रज्ञा बोरी का स्वेटर पहनकर काम पर चली गई, जहाँ उसका स्वेटर देख सभी हैरान रह गए। अरे प्रज्ञा, क्या तुमने बोरे का स्वेटर पहन लिया? हाँ सेठ जी, हम गरीबों के लिए तो इस ठंड में ये बोरी का स्वेटर किसी ऊनी स्वेटर से कम नहीं। उस रोज काफी ठंड थी। सेठ ने शाम को घर जाते वक्त उसे कुछ और बोरियां दे दी। घर पहुंचकर शाम को, बहू आज तो कितनी ठंड है, ये ठंडी हवाएं घर में चल रही हैं। माँ जी हमारे घर में जगह जगह छेद है, ये हवा वहीं से आ रही है। तो माँ इस घर को भी बोरी का स्वेटर पहना दो, फिर तो ये भी गर्म हो जाएगा। ये बात सुनकर प्रज्ञा खुश हो गई और उसे एक आइडिया आया। उसने वो सारी बोरियां लेकर घर के चारों तरफ लगा दी, अंदर और बाहर दोनों तरफ से, जिससे अब बिल्कुल भी हवा बाहर से नहीं आ पा रही थी। और अब उनका घर काफी गर्म लग रहा था, साथ ही काफी अलग भी लग रहा था। अब आस पड़ोस के लोग भी इस आइडिया से काफी खुश थे। अब वो सब भी अपना घर बहू को वैसा ही बनाने को कहते हैं, जिससे अब उसकी उससे भी कमाई होने लगती है और अब उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। रूपा के दो बेटे थे। बड़ा बेटा महेश और छोटे बेटे का नाम रमेश था। महेश की शादी ललिता से हुई थी, जिसका स्वभाव जरा लालची किस्म का था। साथ ही वो हर बात में अपने पति महेश को उसके छोटे भाई रमेश से आगे रखना चाहती थी। उसे अपना देवर रमेश फूटी आंख नहीं सुहाता था, जबकि रमेश अपने भैया और भाभी से बहुत प्यार करता था। अरे महेश बेटा, जरा सुन तो। हाँ माँ, बोलो। बेटा वो घर में आटा खत्म हो गया है, तो ला देगा क्या? अब हाँ माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप क्यों जाओगे? रमेश जाएगा ना, सारा दिन कुछ करता तो है नहीं, कम से कम घर का ही कुछ काम कर ले। अब हाँ हाँ भाभी, लाओ मुझे थैला दो, मैं लेकर आता हूँ आटा। रूपा अपनी बहू ललिता का स्वभाव जानती थी, पर घर में कलेश न हो इसलिए वो कुछ कहती नहीं थी, जबकि ललिता इस बात का गलत फायदा उठाती थी। कुछ दिनों बाद अचानक रूपा की तबीयत बिगड़ गई। तब बीमार रूपा ने रमेश और महेश को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा महेश, रमेश तेरा छोटा भाई है, तो तुझे ही हमेशा इसका ख्याल रखना होगा। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? बेटा अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लगता है बुलावा आने वाला है। नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, है ना भैया? नहीं मेरे बच्चों, अब मेरी बीमारी का इलाज बस मेरी भुगती ही है। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। अब वैसे माँ जी बात तो बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अब ये डॉक्टर लोग ना बस अच्छे इलाज के नाम पर तगड़ी फीस ही वसूलते हैं, बाकी कुछ होता जाता कुछ नहीं इनसे। तुम चुप हो जाओ और जाओ अंदर। बहू सही बोल रही है बेटा, एक तो वैसे भी तुम्हारे पिताजी के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, और अगर बचे खुचे पैसे मेरे इलाज पर खर्च कर दोगे तो तुम दोनों के भविष्य के लिए बचेगा ही क्या? कैसी बात कर रही हो माँ? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं बचेगा। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, तुम दोनों के सामने तो अभी पूरा जीवन पड़ा है। मैं रहूं न रहूं, तुम दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये रूपा के आखिरी शब्द थे, क्योंकि इसके बाद वो हमेशा के लिए शांत हो गई। माँ की मौत के दुख में दोनों भाई फूट फूट कर रोए। उधर ललिता अपने कमरे में बैठी राहत की सांस ले रही थी। दरअसल जब से रूपा बीमार हुई थी तब से ही उसने बिस्तर पकड़ लिया था और घर का सारा काम ललिता पर आ गया था। साथ ही बेमन से ही सही ललिता को अपनी सास की देखभाल भी करनी पड़ती थी। लेकिन अब रूपा की मौत के बाद घर में ललिता की ही मनमर्जी चलने वाली थी। महेश शहर में रहकर कपड़ों की दुकान चलाने लगा, जो कई साल पहले उसके पिता ने खरीदी थी, जबकि रमेश अपनी भाभी के कहने पर गांव में रहकर ही अपनी पुश्तैनी खेती बाड़ी संभालने लगा। दोनों भाई अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे थे।
लेकिन गुजरते वक्त के साथ महेश अमीर होता गया और रमेश मुनाफे की कमी के चलते गरीब होता गया। इस बीच रमेश की शादी सरिता से हो गई। सरिता गरीब घर से जरूर थी, लेकिन उसके और रमेश के बीच बड़ा प्यार था, जबकि ललिता और महेश के बीच आए दिन कहासुनी होती रहती थी। फिर एक दिन, सुनो जी, अब बस करो, आ जाओ। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया है, लाओ जल्दी से दे दो। अब हाँ ये लो। अब सुनो जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ तो बोलो ना। मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी शहर जाकर रहें, वहाँ आप ज्यादा कमाई कर सकते हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ये खेती बाड़ी मेरे बाबूजी की निशानी है। अगर मैं शहर चला गया तो ये सब कौन देखेगा? तो बड़े भैया भी तो सब छोड़ छाड़ कर चले गए। बड़े भैया की वो जाने, पर मैं अपने माँ बाबूजी की निशानी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। सच तो ये था कि रूपा की मौत के बाद से महेश भी अब ललिता के रंग में रंगने लगा था। रूपा के जाते ही महेश और ललिता ने सबसे पहले शहर की दुकान पर कब्जा किया, जबकि गांव की खेतीबाड़ी रमेश के जिम्मे छोड़ दी। और इस तरह से बिना कुछ कहे सुने दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा भी हो गया। हालांकि रमेश के पास जो खेती की जमीन थी उससे कहीं ज्यादा कीमत शहर में उसे एक दुकान की थी जो अब महेश के पास थी, लेकिन रमेश ने कभी इसे लेकर शिकायत नहीं की। वक्त ऐसे ही बीतता रहा। फिर एक दिन रमेश और सरिता घूमने के इरादे से शहर गए, तो ललिता और महेश दोनों को ही उन्हें देखकर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि दोनों का व्यवहार रमेश और सरिता के लिए बहुत रूखा था। तो उन दोनों की वहाँ ज्यादा रुकने की हिम्मत ही नहीं हुई और दोनों सिर्फ चाय नाश्ते के बाद ही वापस लौट गए। और फिर देखा तुमने? क्या देखना था? कैसे सज धज कर आई थी हमारे घर। नकली गहने पहनकर मुझे चिढ़ा रही थी। अरे उसे क्या पता कि मेरे पास उससे 4 गुना गहने हैं, वो भी असली, खालिस सोने के बने। अरे छोड़ो ना। अजी कैसे छोड़ दूं? इन देहातियों की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने इतना इतराने की। अब देखना मैं कैसे मजा चखाती हूँ इस रमेश और इसकी बीवी को। दरअसल सरिता शहर में अपनी एक सहेली की शादी में शामिल होने आई थी, इसीलिए वो थोड़ा सज धज कर आई थी। लेकिन ललिता को लगा कि वो उसे चिढ़ाने आई है। ललिता के दिमाग में खिचड़ी पकने लगी और फिर उसे एक खुराफात सूझी। कुछ ही दिनों बाद हरियाली तीज का त्योहार आने वाला था और इस खास मौके पर वो महेश को लेकर गांव पहुंच गई, सीधा रमेश और सरिता के घर। और कैसी हो देवरानी? अरे भैया भाभी आप लोग आइए ना, बड़ी खुशी हुई आप लोगों को यहाँ देखकर। बड़े दिन हो गए थे गांव आए, तो सोचा इस बार हरियाली तीज ही मनाऊं अब तुम्हारे साथ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाभी, बहुत अच्छा रहेगा, हम दोनों साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे। दरअसल ललिता तीज मनाने नहीं बल्कि अपनी देवरानी सरिता को चिढ़ाने आई थी। असल में वो उसे अपने नए और महंगे कपड़े और गहने दिखाकर चिढ़ाना चाहती थी। हरियाली तीज वाले दिन सरिता सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर साफ कपड़े पहने और फिर पूजा करके व्रत रखा, जबकि ललिता दिन निकलने तक सोती ही रही। फिर जब उठी तो सरिता को सजा धजा देखकर उसका पारा फिर से चढ़ गया। देखा देखी उसने भी जल्दी से नहाकर पूरा श्रृंगार किया और पास में जितने भी गहने थे उसने वो सारे एक साथ पहन लिए ताकि वो सरिता को नीचा दिखा सके। इधर रमेश सब कुछ देखकर और समझकर भी चुप था। सरिता ने हरियाली तीज की विधिवत व्रत और पूजा की, जबकि ललिता का सारा दिन बस सजने संवरने में ही लग गया। और फिर अरे सरिता, अब कैसी लग रही हूँ मैं, जरा देखो तो। आप बहुत सुंदर लग रही हो भाभी, सच में। अच्छा ये तो बताओ कि हमारी सास तो है नहीं, तो हम सुहागी किसे देंगे? ये सवाल मेरे मन में भी आया था भाभी, तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों गांव के शिव मंदिर चलते हैं और वहाँ माँ पार्वती को ही सुहागी दे आते हैं। हाँ तो ठीक है, फिर चलो। सरिता बिल्कुल सामान्य थी, उसे ललिता के महंगे कपड़ों और गहनों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और ये बात ललिता को बहुत खल रही थी। उसने कई मौकों पर सरिता को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन सरिता सब कुछ अनदेखा और अनसुना करती रही। फिर जैसे ही दोनों मंदिर जाने के लिए घर से बाहर निकली, तभी वहाँ कहीं से एक बूढ़ी औरत आ पहुंची। बेटी कुछ खाने को है तो दे दो, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करेगा। उस बूढ़ी औरत को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और वो बड़ी उम्मीदों से सरिता और ललिता की तरफ देख रही थी। ये देखकर सरिता ने ललिता से कहा, भाभी क्यों ना हम इन्हें ही सुहागी दे दें, बड़ी बूढ़ी भी हैं और जरूरतमंद। हाँ तो ठीक है ना, वैसे भी मंदिर तक की परेड बच जाएगी, सही रहेगा, इन्हें ही दे देते हैं जो देना है। इसके बाद सरिता ने फौरन आगे बढ़कर सबसे पहले उस बूढ़ी औरत के पांव छुए और उन्हें सुहागी का थाल दे दिया। बूढ़ी औरत ने सरिता के हाथों से मिठाई खाई और फिर बड़े ही प्यार से उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर ललिता आगे बढ़ी, लेकिन उसने बूढ़ी औरत के पैर छूने की बजाय बस सुहागी का बड़ा सा थाल दूर से ही खिसका दिया और फिर, लो अम्मा ये सब तुम्हारे लिए है, सब ले जाओ। तुम भी क्या याद रखोगी कि ललिता से सुहागी ली थी? ललिता के शब्दों में घमंड साफ झलक रहा था। उसके सुहागी के थाल में बहुत कुछ था, नोटों की गड्डी से लेकर खाने पीने का ढेर सामान। थाल में रत्ती भर जगह भी खाली नहीं थी, लेकिन इस सब के बावजूद उस बूढ़ी औरत ने
ललिता के थाल को हाथ तक नहीं लगाया और सरिता का थाल लेकर वहां से जाने लगी। ये देखकर ललिता गुस्से से पागल हो गई। ए बुढ़िया, पागल हो गई है क्या? मेरा थाल छोड़कर जा रही है? अरे तू अंधी है क्या? जरा आंखें खोलकर देख मेरे थाल में क्या क्या नहीं रखा हुआ है। ललिता गुस्से में बोले जा रही थी, लेकिन वो बूढ़ी औरत कोई जवाब दिए बिना बस चले जा रही थी। ये ललिता से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बूढ़ी औरत के पीछे भागी, लेकिन उसने जैसे ही बूढ़ी औरत को हाथ लगाया, एक तेज रोशनी से उसकी आंखें बंद हो गई और फिर जैसे ही ललिता की आंखें खुली तो सामने उस बूढ़ी औरत की जगह साक्षात माँ पार्वती खड़ी थी। मैं तुम्हारी सुहागी अवश्य ग्रहण करती, यदि उसमें भी सरिता की तरह भक्ति और श्रद्धा होती। मुझे तो बस वही चाहिए, बाकी सब मेरे लिए व्यर्थ है। इतना कहकर माँ पार्वती ने मुस्कुराकर सरिता की तरफ देखा और फिर उसे आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। सरिता को उसके हरियाली तीज के व्रत का फल मिल चुका था, जबकि ललिता अब भी यही सोच रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या।